हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री प्लस एनसीईआरटी के साथ साथ नीट और जेईई के फाउंडेशन की तैयारी भी हम साथ साथ ही कर रहे हैं। आप ये तैयारी साथ साथ करेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ तो निश्चित रूप से आप सक्सेस आप प्राप्त करेंगे, इसमें नीट और जेईई में भी। आज हम बात कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन चैप्टर की और डीपी नंबर 2। और किन स्टूडेंट्स के लिए है? ये हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की भी डिमांड रहती है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें सर, उसके लिए भी इनकी वीडियो लेक्चर्स बना दीजिए। तो आप देखिए आज डीपी 2 की बात करेंगे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। उससे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों? हमारे वॉच लेक्चर्स डेली। 5 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, ज्यादा 5 पॉइंट आप नोट कर लें। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेक नोट्स, साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं। और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स एनसीईआरटी सफिशिएंट। साथ ही साथ आप इनको फॉलो अप करते रहें। जो मैं ये पढ़ा रहा हूं आप इनको नोट करते चलें और इनको लगातार रिवीजन करते चलें। साथ ही साथ क्लासेज आर इनफ और सॉल्व असाइनमेंट भी सॉल्व करें। जो डीपी मिल रही है आपको और जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, डीपी 2 का जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये हिंदी वर्जन है। और हिंदी वर्जन का पहला क्वेश्चन है डीपी 2 का, निम्न में से कौन सा रूप एक आदर्श विलयन का निर्माण करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आदर्श विलयन कौन से होते हैं ये बात हम समझें। देखिए आदर्श विलयन को क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आदर्श विलयन कौन से होते हैं? सेम फैमिली, एक परिवार के मेंबर आदर्श विलयन बनाते हैं। अब देखिए पहला जल और मेथेनॉल एक परिवार का नहीं है, एसीटोन एथेनॉल नहीं है, बेंजीन और टॉलुइन ये एक ही फैमिली के हैं। तो ये आंसर होगा जल और HCl नहीं है। दैट मीन्स बेंजीन ऐसे बनता है, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, और टॉलुइन पर क्या बनेगा? बेंजीन पर CH3 जोड़ दें। तो एक परिवार के सदस्य सेम फैमिली के हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेंजीन और टॉलुइन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा एक आदर्श विलयन नहीं बनाता है? दैट मीन्स अब पहले तो आदर्श विलयन कौन सा है, अब बात हो रही है कौन आदर्श विलयन नहीं बनाता है और कौन नहीं बनाएगा सर? जो एक परिवार के नहीं होंगे। कैसे? बेंजीन टॉलुइन ये आदर्श विलयन है, और इथाइल क्लोराइड और एल्कोहल, साथ ही साथ इथाइल ये क्या है? C6H5Cl क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये भी आदर्श है। ये आइडियल है, ये आइडियल है और ये भी आइडियल है। ये है हमारा आंसर। ये नॉन आइडियल, ये कैसा है? यहां लिख देते हैं, ये कैसा है? नॉन आइडियल। तो ये आइडियल नहीं है, तो आंसर यही पूछ रहा है आदर्श नहीं है। आदर्श विलयन कौन सा नहीं होगा? जो एक फैमिली के नहीं होंगे। आप देख रहे हो C2H5Cl प्लस C6H5OH, ये तो एरोमेटिक हो गया, फिनोल है। ये क्या? एथिल क्लोराइड है, एलिफेटिक कंपाउंड है, तो दोनों मिसमैच हैं, इसलिए आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदर्श विलयन के द्वारा कौन सी स्थिति संतुष्ट नहीं होती है? आदर्श विलयन के लिए कौन कौन सी स्थिति क्या होना चाहिए? आदर्श के लिए ये कंडीशन होती है। देखिए आदर्श विलयन के लिए कंडीशन क्या है? डेल्टा H 0 होना चाहिए और डेल्टा V 0 होना चाहिए, डेल्टा S ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G, ये आदर्श के लिए कंडीशन और राउल्ट के नियम का पालन करती है। वेरी गुड। तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये आंसर है। डेल्टा S क्या होना चाहिए? देखिए ये जो है
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, धनात्मक वैल्यू आनी चाहिए आदर्श विलयन के लिए। राउल्ट का नियम का तो पालन करते हैं, साथ ही साथ डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन। और एंट्रोपी क्या होती है भाई मेरे, एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस, अस्त व्यस्तता। तो रैंडमनेस क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला द्रव है। अब पॉजिटिव जो डेविएशन है वो कौन सा दर्शाएगा, एक मिनट सोचें आप, इसको फटाफट करें। और पॉजिटिव डेविएशन कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये होगा। देखिए आपने यदि ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। ये क्या है, CH3 COCH3, एसीटोन प्लस C2H5OH, एल्कोहल प्लस एसीटोन। ये क्या है, धनात्मक डेविएशन, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्न में से कौन सा आरेख आदर्श द्विअंगी द्रव विलयन के व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा आरेख, आरेख की बात कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। निम्न में से कौन सा आरेख आदर्श द्विअंगी द्रव विलयन के व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है? पीए और काईए के मध्य आरेख रेखीय होता है, पीबी काईबी के मध्य आरेख रेखीय होता है, पी टोटल काईए के मध्य आरेख रेखीय होता है, रेखीय होगा, ये रेखीय आएगा। और पी टोटल काईए के मध्य आरेख रेखीय नहीं होता है। कैसे करेंगे, देखिए पी जो होता है, पीए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए काई ए, ये होता है। मतलब पीए और काई ए के मध्य आरेख क्या होगा, रेखीय होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। और पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी काई बी, पी बी और काई बी के मध्य रेखीय होता है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। और पी टोटल और काई ए के मध्य आरेख रेखीय होता है। पी टोटल बराबर क्या होता है, पी एस होता है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये कह रहा है पी टोटल और काई ए, पी टोटल और काई ए प्रोपोर्शनल है, आपस में समानुपाती है, तो इनके मध्य भी आरेख क्या होगा, रेखीय होगा, ये भी ट्रू है। पी टोटल काई ए के मध्य आरेख रेखीय नहीं होता है, रेखीय होता है, ये तो हम बात कर रहे हैं, प्रदर्शित नहीं करता है, ये आंसर हो जाएगा, ये प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब रेखीय होना चाहिए, परंतु ये कह रहा है रेखीय नहीं होता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब फॉर्मूले को देखकर हमें अप्रोच बनानी है क्वेश्चंस पर, तब हम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ब्लैंक है सीट, चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। स्थिर क्वाथी को कहते हैं एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यहां लिख देते हैं, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जिनके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, दो ठोसों का मिश्रण। ये क्या है, दो ठोसों का मिश्रण नहीं होता। वह जो कि अलग अलग तापमान पर उबलता है, नहीं होता है। वह जिसे प्रभाजी आश्रित किया जा सके, नहीं कर सकते प्रभाजित आश्रित। स्थिर क्वथनांक वाला मिश्रण होता है, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग। स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब ही यही है, इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, स्थिर रहता है भाई मेरे। तो क्वथनांक स्थिर रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दो द्रवों के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है। ध्यान से पढ़ें, दो द्रवों के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के से कम होता है जब ये बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है, एजोट्रोप बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है। बॉइलिंग स्थिर क्वाथी का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है जब यह धनात्मक विचलन दर्शाता है,
राउल्ट नियम से विचलन नहीं दर्शाता है। हेनरी नियम से, हेनरी तो होगा ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, राउल्ट नियम को देखना है हमें। राउल्ट नियम से जब धनात्मक विचलन दर्शाएगा दोनों द्रवों से कम होता है, इसको देखिए एक बार कैसे कम आएगा, एक बार नोट करें और इन दोनों में से क्या होगा सोचे जरा। हाँ भाई सोचा, इन दोनों में से क्या होगा, विचलन ये होगा, धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन में क्या होगा, पी एस ग्रेटर देन क्या रहता है, पी कैलकुलेटेड रहता है या पी थ्योरेटिकल कर देता हूं। इसमें पी जो एक्सपेरिमेंटल है ये ज्यादा आएगा पी थ्योरेटिकल से। धनात्मक विचलन बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। मतलब धनात्मक विचलन दर्शाएगा ये, तब इसका क्वथनांक क्या होगा, कम हो जाता है। दो द्रवों के स्थिरपाती मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है, दोनों द्रवों से कम होगा। कम कब होगा, जब ये पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा। पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा तो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इसका एक्सीडेंटल जो वेपर प्रेशर अधिक हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, एक विलयन का वाष्प दाब जिसमें विलेय ठोस तथा विलायक द्रव है, विलेय ठोस है और विलायक द्रव है, तो राउल्ट नियम से होगा। राउल्ट का नियम क्या कहता है, पी एस बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये राउल्ट का नियम है। अब ठोस जो विलेय है इसका वेपर प्रेशर 0, तो ये टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी, 0 ठोस विलय का। अब देखिए इसमें क्या संबंध बता रहा है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। द्रव कह रहे हैं, द्रव, विलायक सही कह रहा है, विलायक ये है, इसके मोल प्रभाज के समानुपाती, ये सही बता रहा है, इसके समानुपाती है। जो पी एस है समानुपाती क्या है, काई है, ये बात सही कह रहा है बिल्कुल। और विलय के मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती, ये तो 0 ही हो गया। विलय के मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती, ये तो 0 हो गया, ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन निम्न की संख्याओं के अनुपात के समानुपाती होता है। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये पढ़ा है हमने, पी नॉट माइनस क्या लिखा है, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब यहां पर देखिए वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर होगा, सोचिए इसको और फिर इसको आंसर लगाइए फॉर्मूला लिखकर, तब हम करेंगे इसको। कर लिया, बताओ। देखिए आपेक्षिक अवनमन क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। ये काई बी क्या होता है, विलय अणु तथा विलयन के कुल अणु, ये होता है। काई बी क्या है, विलय का मोल प्रभाज, डेट मीन्स विलय के अणु तथा विलयन के, विलय अणु तथा विलायक अणु नहीं होता, विलायक अणु तथा विलयन में कुल अणु नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। विलय के अणु ये किसके बराबर है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन, ये होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से मैं अप्रोच करनी है, फॉर्मूलों को ध्यान रखना है और तब हम इस पर अप्रोच कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। 1000 ग्राम जल में 100 ग्राम सुक्रोज के योजन के कारण वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात कीजिए यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है। वाष्प दाब में अवनमन होता है, अभी लिखा है पी नॉट ए पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं और क्या बना सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, ये लिख सकते हैं। अब देखिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी हमें ज्ञात कर लें, सॉल्यूट के मोल 100 ग्राम सुक्रोज है और
तो देखिए मोल ज्ञात करें, सुक्रोस, सुक्रोस के मोल ज्ञात कर लें NB, कैसे 100/342, भाग तो कितना आ जाएगा 100/342 करो भाई, तुम्हारे कैलकुलेशन के चर्चे दूर दूर तक चल रहे हैं। 100/342 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.292 आ जाएगा सर, वेरी गुड, कितना 0.292 आ गया सुक्रोस के मोल। और जल के मोल, जल के मोल विलायक है ये, तो Na 1000/18, ये याद रखें 55.5 आता है। अब इसमें अप्लाई कर दें क्या, डेल्टा P बटे P0 कितना दे रखा है 23.8 बराबर NB 0.292 अपॉन Na 55.5 प्लस 0.292, तो डेल्टा P बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ लें कितना हो जाएगा 0.292 इंटू 23.8 बटे 55.792, ये कैलकुलेट कर लें, इसका गुणा भाग कर लीजिए और कितना आ जाएगा ये 0.125, कितना आ रहा है बेटा 0.125 आंसर आ जाना चाहिए, चेक कर लो, ये रहा 0.125, ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.125 mmHg। इस प्रकार क्वेश्चंस पर सभी पर अप्रोच करनी पड़ती है, और जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिवीजन हमारा उतना ही होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, फॉर्मूले क्लियर होंगे, इसलिए क्वेश्चंस का रिवीजन करना जरूरी है। हमने थ्योरी पढ़ ली, साथ ही साथ जब तक हम अप्रोच नहीं करेंगे क्वेश्चंस पर तब तक हम उसको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।